सबसे पहले आप लोगों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आज हम लोग चर्चा करेंगे बायोलॉजी के एक टॉपिक कोशिका सेल के बारे में। तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो लगभग सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ कि आप पूरे अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग देख रहे हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, वो सेल से बने हैं। अब एक सेल से भी एक पूरा जीव होता है या सेल से मिलाकर भी एक पूरे जीव का संरचना हुआ है। तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन था। लेकिन अब हम लोग यह देखेंगे कि सेल आखिर को हम लोग लाइफ का, किसी भी लिविंग थिंग का यूनिट कैसे बोल सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे कि बोला जाता है कि जैसे एक जो बिल्डिंग है उसका निर्माण एक ईंट से मिलकर बना है, मतलब ईंट से मिलकर पूरा बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। तो क्या ईंट को हम लोग यूनिट बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक ईंट से घर बन सकता है? नहीं। तो हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये क्या है? ये एक डिजिट है, और ये एक डिजिट है, और ये एक नंबर भी है, और 2। और ये क्या है? इसमें 4 डिजिट है और ये एक नंबर भी है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब हम लोग इसको बोलते हैं यह वाले नंबर को यूनिट प्लेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह एक अपने आप में डिजिट भी है, ये 4 एक डिजिट भी है, एक नंबर भी। उसी हिसाब से जो सेल है वो अपने आप में एक पूरा लिविंग थिंग है, और जब सेल को पूरा मिला दिया जाए, सेल को और भी सेल से मिला दिया जाए, तब भी वह लिविंग थिंग है। और इसलिए यह पूरा कंप्लीट बॉडी है, और इसलिए इसको यूनिट कहेंगे। आई समझ में? खोज रॉबर्ट हुक ने करी 1665 में, इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि कोशिका विज्ञान के जनक। और यह एक मृत कोशिका थी, यह आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ ढूंढा था इन्होंने? पेड़ के छाल से, कॉर्क ऑफ द ट्री। और यह जीवित कोशिका की खोज उसके बाद 1674 में किन्होंने करी? एंथोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद इसका सिद्धांत प्रतिपादन किसने दिया? स्लाइडेन, एमजी स्लाइडेन व थियोडर श्वान ने। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने क्या बताया कि अर्थ में जितने भी पादप और जंतु, मीन प्लांट और एनिमल हैं, वह कोशिका से मिलकर बने हैं। और कोशिकाओं का यह जो लिविंग थिंग्स है, ये सामूहिक रूप से कार्य करती हैं, इन्होंने ये बताया। और भी कुछ इन्होंने बताया, जैसे कि एक सेल जो है उसके मध्य भाग में न्यूक्लियस होता है, और कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया। लेकिन इनके इस थ्योरी में कुछ जो है वो अपवाद है, जो इन्होंने क्लियर नहीं करा। और इन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि एक सेल का विभाजन कैसे होता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं तो उसमें क्या क्या शब्दावली, टर्मिनोलॉजी आने वाली है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ आपको एकदम याद होनी चाहिए माइंड में। और मैं आपको बता दूँ, जितने भी इसमें मैं आगे अभी पढ़ाऊँगा, तो जितने भी पॉइंट हैं तो 70+ आप समझो परसेंटेज है कि आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। आपके एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपके इस पॉइंट में भी जो भी मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ वो सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे फिर MCQ विथ कॉन्सेप्ट्स। तो आपके जो भी 30% फिर जो अभी बच जाएंगे, मान लो मैं जो भी डिस्कस करूँगा, तो उसके बाद पूरे क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, क्रोमोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल, RER मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए? मैं एक बार बताता हूँ कि इनमें से कौन कौन सा वह भाग है। देखो, यह है आपका न्यूक्लियस, और यह है आपका
न्यूक्लियोलस मतलब ये केंद्रक, ये केंद्रिका। उसके बाद आपको ये दिख रहा है, ये वाला, ये है आपका RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है आपका गोल्जी। तो इसको यहाँ पे लिख लो RER। और ये जो आपको दिख रही है ये थोड़ा सा दूर में है, तो ये है SER। क्या डिफरेंस है? यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यह रफ, यह डिफरेंस है। दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें और होता है क्या? लाइसोसोम, राइबोसोम। तो ये आपको याद रखना है। फिर है न्यूक्लियस, मध्य भाग में होता है सेल के, और ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। खोज करी रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की उत्पत्ति यानी कि कोशिका का जो विभाजन होता है, एक कोशिका से जब दो कोशिका विभाजन होता है तो उसमें न्यूक्लियस का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। दोहरी झिल्ली युक्त हमारे आपको इसके अलावा और दो ऑर्गेनेल्स का नाम याद रखना है, मीन कोशिकांग का। तो एक होता है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में क्या होता है? प्लास्टिड मीन लवक, ठीक है। और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लास्टिड सिर्फ होता है आपके प्लांट में, माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोनों में। और ये दोनों होता है दोहरी झिल्ली युक्त। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया खोज करी, ऐसे आपको मिलेगा रिचर्ड ऑल्टमैन। अगर कॉलिकर कहीं पे मिल जाए, ये ना मिले तो आप लगाओगे ये, नहीं तो लगाओगे ये, ठीक है। नामकरण बेंडा, बायोब्लास्ट कहा अल्टमान ने। दोहरी झिल्ली युक्त मैंने बताया प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, डबल प्लास्टिड होती है। खुद का DNA और राइबोसोम होता है। आगे डिस्कस करेंगे DNA और राइबोसोम के बारे में। ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रेब्स चक्र, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो कि 6 अणु वाला था, वो सेल के अंदर जब जाएगा तो वो टूटेगा, तो वो कितने अणु में हो जाएगा? 3। लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं टूटा है। तो फिर ये क्या करेगा? यहाँ पे फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर जाकर ये पूरा टूटेगा। तो ये जो 3 अणु वाला है ये होता है पाइरूवेट एसिड। और यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके पूर्ण अपघटन हो जाएगा इसका, और यह फिर बनाएगा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। ATP के फॉर्म में बनाएगा, क्योंकि ATP आपका यहाँ पे आपका ऊर्जा का एक तरीके से समझ लो यूनिट है। और कितना? 34। पूरे बॉडी में जो सेल में आपकी ऊर्जा बनते हैं वो बनते हैं एक अणु में 36, जिसमें से 34 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनेगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। देखो वही है, पाइरूवेट का अपघटन हुआ और बना जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा ATP के फॉर्म में। दोहरी झिल्ली युक्त होती है और इसके अलावा लवक और केंद्रक भी होती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं राइबोसोम। खोज करी पैलेडे द्वारा। सबसे छोटा कोशिकांग होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल। सबसे छोटा कोशिकांग आपका कौन सा है? राइबोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये केंद्रिका में बनता है, न्यूक्लियोलस में। किससे किससे बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से। और यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे सेल का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। खुरदरी अंतः प्राद्रविका जालिका मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्मूथ भी था, लेकिन ये फिलहाल हमें यहाँ पे देखना है। इसमें क्या होता है? राइबोसोम चिपके होते हैं, जिसके वजह से ही क्या होता है? ये आपका खुरदुरी दिखता है, मीन रफ दिखता है। और यह लाइसोसोम बनाता नहीं है, यह बनाता है एंजाइम्स बनाता है। और ये होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो काफ़ी ख़तरनाक होता है। और यह जो एंजाइम्स बनाता है ये भेजता है गोल्जी बॉडी को, यानी कि गोल्जी एपराइटस को।
और गोल्जी अपैरेटस होता है सेल का फैक्ट्री। सेल का फैक्ट्री इस संदर्भ में कि अगर गोल्जी को कुछ भी सामान चाहिए तो वो जहाँ से मंगवाना है वहाँ से मंगवाएगा, फिर उसमें कुछ अगर एडिट करना है एडिट करेगा, फिर उसको पैकेजिंग करेगा और फिर जहाँ उसको भेजना है उसको भेज देगा। तो यहाँ पे एंजाइम ये आया इसके पास RER मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे वो क्या करा, वो एंजाइम को एक पैकेट में डाल दिया और उसके बाद उसको भेज दिया गया इधर उधर, जो कि कहलाया क्या, लाइसोसोम। समझ गए? अब लाइसोसोम के बारे में यही बता दे रहा हूँ। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम में जो ये पाचक एंजाइम है वो क्या करेंगे, अगर जब फट जाएंगे तब वो या तो सेल को नष्ट कर देंगे, या तो फिर अगर उसमें उस सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया और जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या फिर हार्मफुल कोई भी मटेरियल है उसको वो नष्ट कर देगा, पचा देगा। तो इसीलिए इसको सेल का क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, यानी कि पाचक थैली या आत्महत्या की थैली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, आपको याद रखना है। तो मैं जितने भी पॉइंट्स बोलूँगा अगर आपने याद रख लिया, आपका पूरा क्वेश्चन यहीं से आपका हो जाएगा सॉल्व। और फिर MCQ जब हम लोग लगाएंगे तो 100% लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपके शायद कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे इस वाले से। देखो टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ईजी है लेकिन बहुत ही लेंदी है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी में इसे कंप्लीट करूँ, फिर MCQ में भी जब हम लोग करेंगे तो दोबारा से सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए। चलिए, उसके बाद क्या है, गोल्जी अपैरेटस। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये फैक्ट्री की तरह होता है। इसको जो सामान जहाँ से मंगवाना होता है वो मंगवाता है, फिर वो बनाता है और फिर जिसको इसको जहाँ भेजना है वो भेज देता है। तो देखो, खोज करी कैमिलो गोल्जी ने, नाम में ही गोल्जी है। लाइसोसोम का निर्माण करता है, ये लाइसोसोम का निर्माण करता है जिसमें उस लाइसोसोम में होता है वही पाचक एंजाइम जो कि आता है RER के द्वारा, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और ये जटिल शक्कर वगैरह का निर्माण भी करता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेता है। अब है गुणसूत्र क्रोमोसोम, और यहाँ पे हमें देखना है DNA और RNA भी। तो सबसे पहले देखो, आपको याद रखना है गुणसूत्र जो है हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमेटिन का मिश्रण से आपका बना है क्रोमोसोम। ये आपको दिख रहा है, दैट इज़ क्रोमोसोम। ये बीच में यहाँ पे है इसका सेंट्रोमियर जिससे ये कनेक्टेड है। तो शुरू से पहले हम लोग को देखना है, ये आपको दिख रहा है, दैट इज़ DNA और दैट इज़ क्या है आपका, यह आपका बेस पेयर। यह आपका बेस पेयर, और बेस पेयर में ही आपके होते हैं कुछ कोड ACGT। A मीन एडिनाइन, एडिनिन, C मीन साइटोनिन और ग्वानिन, और इसका मतलब थाइमिन। ठीक है, तो देखो आपका जो DNA है ये क्या होता है, ये होता है जेनेटिक मटेरियल। ये होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, समझ गए। और इसके अंदर जो DNA का कोई टुकड़ा है कहीं कहीं पे और जहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो वही आपका कहलाता है जीन। और ये जीन क्या करता है, तो ये छोटा ये आपका कहलाता है जेनेटिक यूनिट, ये कहलाता है जेनेटिक मटेरियल और ये कहलाता है आपका जेनेटिक यूनिट। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे ये सब जो है हिस्टोन प्रोटीन में जब DNA लिपटेगा तो वो कहलाएगा, देखो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें ये DNA लिपटेगा, तो ये DNA लिपटेगा तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोसोम। और जब ये न्यूक्लियोसोम
जब ये पूरा आपको दिखेगा न्यूक्लियोसोम का ग्रुप, तो ये पूरा धागे के रूप में दिखेगा, और ये धागा जो आपको दिख रहा है ये कहलाएगा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। और जब क्रोमेटिन एक कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा, ये वाला आपको दिख रहा है, तो ये फिर कहलाएगा आपका क्रोमोसोम। आगे समझ में। और जो कनेक्टेड होता है बीच वाला पार्ट, ये कहलाता है आपका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। ऊपर में जो पार्ट ये है ये कहलाता है टेलोमियर। सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब टेलोमियर क्या करता है, ये जो आपका दिख रहा है, आप इसको बोल दो ये कंडेंस फॉर्म में जो क्रोमोसोम है तो इसको डीएनए बोल दो, या फिर ये क्रोमेटिड है और इसको आर्म बोलते हैं, शॉर्ट आर्म है या लॉन्ग आर्म है। बीच वाला ये सेंट्रोमियर है, ऊपर वाला ये टेलोमियर है, और ये आर्म है। समझ गए। अब ये जब क्रोमोसोम बनता कब है, जब ये सेल का विभाजन होने वाला होता है। जब एक सेल से दो सेल बनेंगे तब ये क्रोमोसोम बनता है। अब इसमें बता देता हूँ कि एक सेल में जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 46, लेकिन ये 23 के पेयर में होता है। तो 23 जो पेयर है तो मेल और फीमेल दोनों में जो 22 जो पेयर है वो होते हैं समान, लेकिन जो 23rd जो पेयर है क्रोमोसोम का वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि होता है डिफरेंट। तो मेल में जो होता है वो होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम, और जो फीमेल में होता है वो होता है एक्स और एक्स। और आखिर इसका मकसद क्या है, इसका मकसद बस यही है कि ये जो डेटा है, ये जो कोड और जो इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं, तो ये पेरेंट से जाएगा चाइल्ड पे। तो इसलिए आप देखोगे कि कुछ जो बच्चे में आपके कुछ सामान मिलते हैं मम्मी के, कुछ पापा के, वो सारा कारण है इसका ही। इसमें और एक बात याद रखना है, मियोसिस और माइटोसिस, ये दो प्रकार का विभाजन होता है। तो जो माइटोसिस होगा उसमें एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनेंगे, और यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे है 4 क्रोमोसोम, तो यहाँ भी 4 क्रोमोसोम और यहाँ भी 4 क्रोमोसोम। लेकिन मियोसिस में क्या होगा कि एक से बनेंगे पहले 2 सेल, और फिर इससे बनेंगे 2 सेल, और फिर इससे बनेंगे 2 सेल। तो अगर मान लो यहाँ भी अगर 4 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये कहलाएगा मियोसिस, इसको M1 मानो और इसको M2, मियोसिस 2 2 बार। तो एक सेल यहाँ पे 4 बना, और 4 में यहाँ पे पहले 4 ये क्रोमोसोम का अगर संख्या है तो 2 और 2 हो गया, और उसके बाद फिर 2, फिर यहाँ चेंज नहीं हुआ, फिर सब में 2 क्रोमोसोम। तो ये आपके जो भी ये सिर्फ किस में होते हैं, अभी आप याद रखो कि आपके मेल में स्पर्म का जो सेल है उसमें होता है मियोसिस, और जो आपका फीमेल में जो एग है उसमें भी होता है ये मियोसिस। बाकी सब में होता है माइटोसिस। ठीक है, यानी कि समसूत्री, माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री, और मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका भित्ति होती है प्लांट सेल, और उसके बाद ये सेलुलोज से बनी होती है, और एनिमल जो होता है वो होता है लिपिड। जो एनिमल सेल का होता है वो लिपिड और प्लस प्रोटीन। और जो लिपिड है एक्चुअल में ये आपका वसा है। प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, लवक होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। और इसी के जस्ट उलट जो एनिमल में होता है क्या होता है, सेंट्रोसोम, जो कि आपका प्लांट में नहीं होता है। और इसमें एक राजधानी होती है वैक्यूल, जो आकार में सबसे बड़ी होती है। यानी कि प्लांट सेल की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनेल है, वो है वैक्यूल, यानी कि राजधानी। और अगर आप बोलो अगर एनिमल सेल का बात करो तो सबसे बड़ी जो ऑर्गेनेल्स है वो है न्यूक्लियस। ठीक है। अब देखो प्लास्टिड, यानी कि आपका लवक, जो कि आपके एनिमल सेल में नहीं होता है, आपके प्लांट सेल में होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो देखो आपको याद रखना है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। बाकी ये आपके थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये प्रोटीन का इसमें प्रोटीन के जो भी एक्टिविटी हो रहे हैं तो इस वाले लवक में होगा। ये जो आपका ऑयल और लिपिड का ये स्टोरेज है। और ये एमियोप्लास्ट जो है ये स्टार्च और आपका ग्लूकोज का ये आपका स्टोरेज करता है। बस इतना इसमें काफ़ी था, बाकी इसमें हम लोग देखना है। वर्णी लवक होता है ल्यूकोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी कलर पिगमेंट नहीं होता है, जिसके वजह से ये कलरलेस होता है। और ये इसमें इसके भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, और इसके वजह से ये क्या है, ये अंडरग्राउंड आप स्टेम होता है, जैसे ट्यूबर राइजोम्स। ठीक है। और जो वर्णी लवक है यानी कि क्रोमोप्लास्ट है, इसमें कलर पिगमेंट होते हैं, जिसके वजह से इसके जो ये रंग जो होते हैं तो वो येलो, ऑरेंज, रेड, इटीसी और भी कलर हो सकते हैं। और इसके जो भाग हैं वो सूर्य के प्रकाश में पड़ते हैं। एग्जाम्पल फ्लावर, फ्रूट्स, रूट्स। और पॉलिनेशन मतलब जो परागन होता है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल कैरेट, स्वीट पोटैटो, इटीसी। और आपका जो हरित लवक है यानी कि क्लोरोप्लास्ट, उसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं, इसलिए हरा कलर देता है, खास करके हरी पत्तियों में होता है। और ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, भोजन बनाया जाता है प्लांट में, और उसके बाद भोजन को हर पार्ट में भेजा जाता है। और इसमें जो ग्रीन पिगमेंट है वही कहलाता है आपका क्लोरोफिल, जिसको बोलते हैं पर्णहरित। और इसको आपका प्लांट का शुगर फैक्ट्री भी कहते हैं। अब आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में समझना है। तो इसमें बस सिंपल सा यह बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल वह सेल होते हैं जो अर्ध विकसित हैं, वो अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हो पाए हैं। और इसमें ऑर्गेनेल्स के रूप में सिर्फ आपको मिलेंगे राइबोसोम, जो कि प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, और वही इसमें होता है। बाकी आपको ये जो दिखेंगे डीएनए, ये भी बाहर पड़ा होता है, ठीक है, खुले में। इसलिए अगर इसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये आपको ईजिली दिख जाएगा अंदर में। और एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना क्या होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। तो जिसमें डीएनए स्वतंत्र रूप से पड़ा होता है, देख लीजिए। कोशिकाओं के रूप में राइबोसोम होता है, बस राइबोसोम ही होता है आपको, और कुछ नहीं मिलेगा, कोई बॉडी नहीं मिलेगी आपको, आरईआर नहीं मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एटीसी। माइकोप्लाज्मा के बारे में बता दूं, यह सबसे छोटा आपका अर्थ में सबसे छोटा यह कोशिका है। और सबसे बड़ा कोशिका फिर क्या हुआ, अर्थ में पाए जाने वाला कोई भी जीव में सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, इसका जो अंडा है वो। और बाकी सबसे छोटा तो माइकोप्लाज्मा। और जितने भी आपके प्लांट सेल हैं और प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें पाए जाते हैं सेल वॉल, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। देखो ये हुए एनिमल सेल, और एनिमल सेल में जो होता है इसका जो बाहरी परत है वो है सेल मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं झिल्ली। और जो प्लांट सेल में होता है तो सेल मेम्ब्रेन तो होता ही अंदर में, बाहर और एक होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। इसके बारे में चर्चा नहीं हुआ था तो हो गया। और जो इसके बीच वाला पार्ट है जो आपको दिख रहा है द्रव वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव, और जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर होता है वो होता है केंद्रक द्रव, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्मी बोलेंगे। चलिए अब हम लोग एक बार फिर से जब इसका एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे तो उसमें रिवाइज विथ कॉन्सेप्ट्स, तो रिवाइज करेंगे और उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी देख लेंगे। तो हमारा लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका कोशिका का चैप्टर, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं।